दोस्तों, हमारे देश को सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाया है तो वह है धार्मिक पाखंडवाद और जातिगत विषमता। यह किसी युद्ध से भी ज़्यादा नुकसान हमारे देश को पहुंचा चुका है। इस संबंध में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि पूरे सिस्टम में गड़बड़ है, लोगों की सोच में गड़बड़ है। जातिगत विषमता के कारण लोगों की जान जा रही है और यही नहीं, उन्हें नौकरी में, शिक्षा में आगे आने नहीं दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जातिगत विषमता खत्म हो चुका है। उच्च शिक्षण संस्थानों में किस तरह जातिगत भेदभाव किया जाता है, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया था कि साल 2014 से लेकर 2021 के बीच IIT, IIM, NIT और देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में करीब 122 से अधिक छात्रों की मौत आत्महत्या से हुई है। इन 122 खुदकुशी करने वालों में से 68 छात्र रिजर्व कैटेगरी से आते थे, जिसमें 24 छात्र दलित यानी अनुसूचित जाति, 41 छात्र OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से थे और 3 छात्र ST यानी अनुसूचित जनजाति से थे। हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातिगत विषमता नहीं है। अब तो हम लोग दलित के साथ भी खाते हैं, पीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में जातिगत विषमता खत्म हो गया है। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है आरक्षण अधिकार है, भीख नहीं। इस संबंध में आपको विशेष जानकारी दी जाएगी, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके बारे में आपको सोचना और समझना है और ये तय करना है कि आरक्षण के सवाल पर जो देश में जो भी गहन विचार विमर्श होता है, आपकी राय उसमें क्या होगी। हमारे युवा साथी जो खासकर छात्र हैं, वो आरक्षण को सवाल को लेकर के बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित रहते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आरक्षण अच्छा है या ख़राब है। कुछ लोग इसके पक्ष में बात करते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में बात करते हैं। दोस्तों, आरक्षण के बारे में अगर हमें विशेष जानकारी लेनी है तो सबसे पहले हमें इतिहास की ओर देखना पड़ेगा और वो कारण समझने होंगे जिससे कारण हमारे देश में आरक्षण नीति लागू की गई। आपको मालूम है, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था लागू है और ये व्यवस्था पिछले 3000 वर्षों से लागू है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण समाज के 10% लोग हमारे देश के पूरी संपत्ति पर, शिक्षा पर, धन पर कब्जा जमाए रहा। वह कौन सी जातियाँ थी? उस जातियों को क्या कहा जाता है? वह जाति अभी हमारे समाज में अग्री जाति कहा जाता है। खासकर उस जाति में जो आते हैं वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। और वर्ण व्यवस्था में बताया गया इनका काम। ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना, शिक्षा ग्रहण करना, और क्षत्रियों का काम था राजपाट करना, वैश्य का काम था व्यापार करना। लेकिन हमारे देश के जो 85% जनता यानी बहुमत जनता को क्या मिला? तो ये देखा गया कि 85% जनता को उसके हक अधिकार से वंचित रखा गया। उसे ना धन रखने का अधिकार दिया गया, ना संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया, ना शिक्षा हासिल करने का अधिकार दिया गया। उसे बस गुलाम बनाकर रखा गया और उसका नाम दिया गया शूद्र। तो शूद्रों का क्या काम था हमारे समाज में? जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्रों का काम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करना। इसके बाद हमारे देश में शूद्र के बाद अति शूद्र का भी निर्माण हो गया, जिसे बाद में कहा गया अनटचेबल, माने अछूत। वो ऐसा अछूत जिसे लोग टच करना नहीं चाहते थे। अगर गलती से टच हो गया तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी को अपवित्र समझा जाता था। वह खुद भी अपने आप को शुद्ध करने के लिए गौमूत्र और गंगा जल से स्नान करके पवित्र होता था। अति शूद्रों के साथ हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया गया। मैंने उन्हें जानवर से भी बदतर समझा गया। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक सूअर, एक कुत्ता तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन अति शुद्ध तालाब का पानी छू नहीं सकता। आखिर इतना घृणा क्यों? ये भी देखा गया खासकर अंग्रेजी शासन स्थापित होने के पहले पेशवा राज में कि किस तरह अति शूद्रों के साथ जानवर से बदतर व्यवहार किया गया। उनके गले में हंडी बांध दिया गया, उनके कमर में झाड़ू बांध दिया गया। और इतना ही नहीं, दक्षिण के राज्यों में अति शूद्र महिलाओं को स्तन ढकना भी मना था। यदि कोई महिला स्तन ढकती थी तो उसे स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। समाज में हो रहे जातिगत विषमता और अत्याचार को देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी दुख हुए और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा कि ऐसा समाज में क्यों हो रहा है। बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद
उन्हें पता चला कि इन सारे समस्याओं का मूल कारण हमारे देश में विद्यमान मनुस्मृति एक ग्रंथ है। इसके बाद उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक जगह पर मनुस्मृति का दहन किया। दोस्तों, उस समय हमारे देश में देश की आज़ादी की लड़ाई काफ़ी ज़ोरों से हो रही थी। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश को आज़ाद करने की लड़ाई हो रही थी। आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी शासन को समझाने में सफल हुए कि हमारे देश में राजनीतिक आज़ादी के साथ हमें सामाजिक आज़ादी भी चाहिए, इसलिए हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाना चाहिए, जहां शोषित और वंचित वर्ग, खासकर अछूत वर्ग जो उस समय अनटचेबल कहलाते थे, उनके लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए ताकि उससे वो अपना प्रतिनिधि को चुन सके। उनके इस मांग को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया और उन्होंने घोषणा भी कर दी कि ठीक है, ये मांग आपकी स्वीकार की जाती है। जब महात्मा गांधी ने सुना कि अंग्रेज़ों ने किस तरह डॉक्टर भीमराव के बातों से सहमत होकर उन्हें एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने जा रहा, तो वह काफ़ी दुखी हुए और इसके विरोध में वह भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल बैठने के बाद में उनकी स्थिति दिनों दिन खराब होती चली गई। लोगों में काफ़ी आक्रोश था। लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अगर महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो इसकी सबसे बड़ी जवाबदेही आपकी होगी। यह सब देखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि अगर मैं महात्मा गांधी की बातों को नहीं सुनता हूँ तो आगे चलकर हमारे शोषित वंचित समुदाय को काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी अग्रणी जाति के नेता थे और भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। तो 1932 में पूना पैक्ट बना, जिसके आधार पर हमारे देश में आरक्षण देने का प्रावधान को शामिल किया गया। दोस्तों, देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत ही प्रमुख जगह दिया गया। संविधान बनाने के लिए जो मसौदा कमेटी बनी थी उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे। उन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ संविधान बनाया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने संविधान की प्रति सौंपी, जो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि संविधान में जो भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले 1932 में जातिगत जनगणना हुई थी। उसके आधार पर यह तय किया गया कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया जाए। पूरे जाति को एक समूह बनाया गया, जिसमें 4 समूह बने। एक जनरल कास्ट बना, दूसरा SC बना, तीसरा ST बना, चौथा OBC। सामान्य श्रेणी को छोड़ करके ST, SC, OBC के लिए आरक्षण देने की प्रक्रिया अपनाई गई। लेकिन दुख की बात है कि देश की आज़ादी के बाद SC और ST को ही आरक्षण दिया गया, जिसमें ST को 7.5% और शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण दिया। लेकिन OBC वर्ग को आरक्षण के लिए बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ा। हमारे देश में OBC को आरक्षण 1990 के बाद मिला। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया और उसमें लिखा गया ऑल आर इक्वल्स बिफोर लॉ, मतलब कानून के समझ सभी एक समान है। वहीं आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद करने से मना किया गया। आर्टिकल 15(4) में ST और SC समुदाय के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे IIT, एम्स और टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आरक्षण का प्रावधान दिया गया। वहीं आर्टिकल 16 में सभी को नौकरी देने का अधिकार दिया गया। वहीं 16(4) में ST, SC वर्गों के लिए जिसका उचित प्रतिनिधित्व सरकारी क्षेत्रों में नहीं है, उसके लिए आरक्षण दिया गया। नौकरी में आरक्षण किस तरह लागू हुआ, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र में कहीं 100 पद खाली है तो पहला 50 पोस्ट जो है सभी के लिए उपलब्ध रहेगा, ये सुनिश्चित किया गया। इसके बाद जो 50 पोस्ट है बाकी लोगों के लिए SC, ST, OBC के लिए निश्चित किया गया, जिसमें SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। जब आरक्षण लागू हुआ तो सबसे पहला प्रश्न उठा कि आरक्षण के द्वारा मेरिट की हत्या की जाती है। तो ये प्रश्न उठाने वालों से ये पूछा जाना चाहिए कि अवसर की समानता क्या सबूत के लिए है?
क्या सभी को एक समान अवसर मिलता है? हमारे देश में आज़ादी के बाद से 2 तरह के शिक्षा पद्धति हमें देखने को मिला है। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट स्कूल है, दूसरा सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में सभी तरह का संसाधन उपलब्ध रहते हैं, उनका फीस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उसमें सक्षम और जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं वो पढ़ने जाते हैं। वहीं गरीब छात्र जो खासकर गाँव में रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर ST SC OBC के लोग बिलोंग्स करते हैं, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। आप समझ सकते हैं कि दोनों का कंपेयर कैसे कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर मेरिट की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले अवसर की समानता को हमें देखना होगा। इसके लिए सरकारी स्कूलों को वही संसाधन, वही सुविधा उपलब्ध कराने होंगे जो प्राइवेट स्कूल में है। इसके लिए सरकार विशेष रूप से फंड आवंटित करे, सरकार उसकी देखरेख करे और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बजट का पैसा खर्च करे। दोस्तों, दूसरा प्रश्न उठता है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, ना कि जाति के आधार पर। इस सवाल में हमें ये सोचना है कि जो विषमता हमारे देश में है वह जाति के आधार पर है कि आर्थिक के आधार पर है। तो हम देखते हैं कि जाति के आधार पर ही हमारे देश में विषमता है, भेदभाव है। ये हमें देखने को मिला है कि आर्थिक रूप से मजबूत कोई दलित अगर घोड़ी पर सवार होकर के बारात निकालना चाहता है तो अग्री जाति के लोग उसे मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आदमी आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन भेदभाव आप जाति के आधार पर कर रहे हैं। इसलिए आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया है। इस तरह बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। IIT में, एम्स में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर जो है लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिगत भेदभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। आप भूले नहीं होंगे रोहित वेमुला को, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा। उसी तरह पायल तड़वी जो महाराष्ट्र की थी और मेडिकल के छात्रा थी, उसे भी अग्री जाति के सहपाठी ने इतना ज़्यादा परेशान किया कि उसे सुसाइड होना पड़ा। दोस्तों, आरक्षण को लेकर के हमारे देश में इतना ज़्यादा भेदभाव है कि इसे खत्म करने पर अब लोग उतारू हो चुके हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आरक्षण को कैसे खत्म किया जाए। सरकारी क्षेत्रों में तो नौकरी में या शिक्षण संस्थानों में आरक्षण तो लागू होगा ही, तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि आरक्षण को ही खत्म कर दिया जाए। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपते जा रही है। एक से एक निजी संस्थान खुलते जा रहे हैं जहां पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे देश में जो लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम है उसे भी निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इस तरह से बैकडोर से आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, UPSC के माध्यम से क्लास 1 में जो भी छात्र जाते थे SC और ST के लोगों को, उसका हक और अधिकार को ख़त्म करने के लिए लेटरल एंट्री शुरू किया गया है, जो बगैर किसी एग्ज़ाम का क्लास 1 अफसर बन सकता है। तो आरक्षण खत्म करने के लिए साजिश यहाँ काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। लेकिन हमें एक प्रश्न उन लोगों से पूछना चाहिए जो आरक्षण को खत्म करने के साजिश में लगे हुए हैं। उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अमेरिका जाने की ज़रूरत है, जहाँ आप देख सकते हो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में अश्वेत लोगों के लिए आरक्षण लागू है। वहाँ अश्वेत लोगों ने आरक्षण के लिए, अपना उचित प्रतिनिधित्व के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत कुर्बानी दी। उनके नेता मार्टिन लूथर किंग का नाम आप जानते होंगे। उन्होंने संघर्ष करके अश्वेत लोगों को हक और अधिकार दिलाया। इसलिए यह कहना कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करना ठीक नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है। अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण गलत होता तो अमेरिका जैसा देश जहां निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू है वह इतना प्रगति कैसे करता। दोस्तों, अब तो देश में ऐसी हालत हो चुकी है कि आरक्षण के विरोध में कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। आरक्षण के विरोधी, घोर विरोधी RSS जैसे संगठन और उनका मुखिया यानी प्रमुख मोहन भागवत ने भी आरक्षण के संबंध में, आरक्षण के सवाल पर और आरक्षण के समर्थन पर उन्होंने अपना बयान भी दिया है। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बयान दिया है। RSS प्रमुख भागवत ने क्या कहा है, आप उसे सुने। उन्होंने कहा है, हमने अपने ही साथी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था में पीछे रखा, हमने उसकी परवाह नहीं की और यह सिलसिला 2000 साल तक चलता रहा। जब तक हम उन्हें समानता प्रदान नहीं करते तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे और आरक्षण उनमें से एक है। इसलिए आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ऐसा भेदभाव हो। हम RSS संविधान में प्रदत्त आरक्षण का पूरा समर्थन करते हैं। आगे चल के
सर संचालक ने कहा कि यह केवल वित्तीय या राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान देने के लिए भी है। उन्होंने कहा कि भेदभाव झेलने वाले समाज के कुछ वर्गों ने 2000 सालों तक यदि परेशानियां उठाई, तो क्या हम और 2 साल कुछ दिक्कतें नहीं उठा सकते? दोस्तों, ये सही बात है कि हमारे देश में जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कम तो ज़रूर हुआ है। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उनकी जीवनी को आप देखिए, कैसे उन्होंने कष्ट सह करके, जिन्हें स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था, वह स्कूल से बाहर बैठते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं रोकी। विदेश जाने के बाद भी पढ़ाई के दरमियान उन्हें बहुत दिनों तक भूखा रहना पड़ा। कई रातों को वो पानी से ही गुजारा किए और समाज को बनाने के लिए, शिक्षित वंचित तबका को हक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, उसे ये देश और समाज हमेशा याद रखेगा। उन्होंने वंचित समुदाय की आज़ादी के लिए और उनके हक अधिकार के लिए अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी दे दी। इसलिए दोस्तों, बाबा साहब ने जो नारा दिया उसको अमल में लाएं। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जो संघर्ष करता है वह जीतता है, और जो मन से हार जाता है वो ज़िंदगी से हार जाता है।